एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो सीरीज हम रन कर रहे हैं उसमें अगला जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली का जो टेन्योर है, जो समय है भारत में, वो 1798 से 1805 तक है। हमें सीखना है कि इन्होंने अपने समय में कौन कौन से काम किए, उससे ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या फ़ायदा हुआ और भारत को क्या नुकसान हुआ। वो सारी बातों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन भी है, उस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। लॉर्ड वेलेस्ली से कई सारे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि इनके समय पे कई सारी ऐसी चीज़ें हुई थी, जैसे कि सहायक संधि मतलब सब्सिडरी अलायंस की शुरुआत इन्होंने की थी। इसके अलावा आप देखेंगे चौथा जो एंग्लो मैसूर वॉर होता है वो लॉर्ड वेलेस्ली के समय होता है। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर भी इनके समय होता है। तो वो सारी चीज़ों को हम एक एक करके यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। इसके पहले मैंने वॉरेन हेस्टिंग और लॉर्ड कॉर्नवालिस पे वीडियो बनाया है। उन्होंने अपने समय में क्या क्या काम किए या कौन से एक्ट पास हुए, कौन से युद्ध लड़े गए, कौन सी संधियां हुई, वो सारी बातों को वहाँ पे कवर किया है। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आप वॉरेन हेस्टिंग का समय और लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय पे जो है वो अपनी तैयारी को और अच्छा स्ट्रांग बना सकते हैं। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग के समय जैसा कि मैंने कहा था कि पहला आपका एंग्लो मराठा वॉर हुआ था और साल बाई की संधि हुई थी। आज हम यहाँ पे सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के बारे में बात करेंगे और ट्रिटी ऑफ भसीन के बारे में चर्चा करेंगे। अच्छा, वॉरेन हेस्टिंग के समय आप देख पा रहे हैं कि सेकेंड मैसूर वॉर हुआ था। सेकेंड मैसूर वॉर जो है वॉरेन हेस्टिंग के समय हुआ। फिर आपका थर्ड मैसूर वॉर जो था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ। और आपका जो चौथा और फाइनल मैसूर वॉर है वो लॉर्ड वेलेस्ली के समय होगा। तो आप यहाँ पे एक सीक्वेंस याद रख सकते हैं कि देखिएगा, सेकेंड मैसूर वॉर वॉरेन हेस्टिंग के समय, थर्ड लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय, और चौथा जो एंग्लो मैसूर वॉर है वो लॉर्ड वेलेस्ली के समय हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान मर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और श्रीरंगपट्टनम की जो संधि है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे वो कॉर्नवालिस कोड को लेकर आए थे। कई सारे उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल रिफॉर्म किए थे हमारे देश में। एंड परमानेंट सेटलमेंट मतलब स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। सो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहने वाला है लॉर्ड वेलेस्ली। इनका समय है 1798 से 1805 तक। 1798 से 1805 तक भारत के 5वें नंबर के गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड वेलेस्ली थे। इसके बाद इन्होंने फॉरेन सेक्रेटरी इन द ब्रिटिश कैबिनेट और लॉर्ड लेफ्टिनेंट ऑफ आयरलैंड भी रहे हैं। इन्होंने सहायक संधि मतलब सब्सिडी अलायंस सिस्टम की शुरुआत की थी 1798 में। हमें देखना है कि ये सहायक संधि क्या है, इसके क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन थी और कौन कौन से ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस को ज्वाइन किया था। तो हम सब्सिडरी अलायंस सिस्टम के बारे में बात करेंगे। फिर लॉर्ड वेलेस्ली के समय चौथा मैसूर वॉर हुआ था 1799 में, फुल एंड फाइनल। जो फोर्थ आपका एंग्लो मैसूर वॉर था जो कि टीपू सुल्तान और लॉर्ड वेलेस्ली के बीच में हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान की हार हुई थी और वो मारे गए थे 1799 में, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और सेकेंड मराठा वॉर जो कि 1803 से 1805 के बीच में लड़ा गया, हम उस पर चर्चा करेंगे। तो ये मेन यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट रहेंगे टॉपिक जो आज हमें डिस्कस करने हैं लॉर्ड वेलेस्ली के समय। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सहायक संधि या सब्सिडरी अलायंस क्या है। तो बेसिकली सब्सिडी अलायंस को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने का काम फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के ड्यूप्ले ने किया था। ठीक है ना, सबसे पहली बात जो आपकी सब्सिडी अलायंस पहली बार इंट्रोड्यूस की थी वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जोसेफ फ्रांसिस्को ड्यूप्ले ने किया था। लेकिन उसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली ने इसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने का काम हमारे देश में किया और इससे बहुत अधिक मात्रा में फायदा जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिला था। क्योंकि जब लॉर्ड वेलेस्ली आए हुए थे तो उस समय भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी, जो पॉलिटिकल कंडीशन थी, और ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी, वो दोनों ही सही नहीं थे। क्योंकि लॉर्ड वेलेस्ली के जो पहले गवर्नर थे जॉन शॉर, उनकी एक अपनी पॉलिसी थी और उनकी पॉलिसी थी नॉन इंटरवेंशन। वो किसी के भी फाइट में, कोई भी मराठा निज़ाम या टीपू सुल्तान कोई भी लड़ाई कर रहे हो, कोई भी युद्ध कर रहे हो, उसके बीच में वो नहीं पड़ते थे। लेकिन यहाँ पर जब गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली आते हैं तो वो इस नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी को प्रिंसली स्टेट के साथ खत्म कर देते हैं और फिर अपनी इंपीरियल पॉलिसीज को लेकर आते हैं और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्पायर को और एक्सपांड करने का काम करते हैं। तो इस सब्सिडी अलायंस की मदद से ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी का एम्पायर काफी ज्यादा मात्रा में एक्सपांड हुआ था, उनकी शक्ति और भी ज्यादा मजबूत हुई थी। तो आखिरकार ये सहायक संधि क्या थी जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में इतना अधिक एक्सपांशन किया? तो आइए हम कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को समझते हैं। लेकिन पहले हमको यहाँ पे ये सीखना पड़ेगा कि जो
समय समय पे जो है वो इवॉल्व हुई हैं। कोई एक चीज़ आप कोई ड्राफ्ट तैयार करते हो तो उस ड्राफ्ट में कुछ कमियां रहती है और समय समय पे आप उनमें क्या करते हो, संशोधन करते हो, अमेंडमेंट करते हो। तो यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सब्सिडरी अलायंस है, अलग अलग प्रकार की सहायक संधियां हैं। तो 4 यहाँ पे अलग अलग प्रकार की सहायक संधियां हैं जिनके बारे में मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। देखिएगा, सबसे पहली बात, ये हो गए आपके लॉर्ड वेलिजली, ठीक है, यहाँ पे बना दिया, और ये आपके हो गए प्रिंसली स्टेट। तो यहाँ पे लॉर्ड वेलिजली प्रिंसली स्टेट के साथ क्या कर रहा है, सब्सिडरी अलायंस कर रहा है, सहायक संधि कर रहा है। क्लियर। तो पहला ये कहता है कि अगर आप पे कोई हमला करता है, पहली क्या है, पहली है अगर आप पे कोई हमला करता है, प्रिंसली स्टेट से बोलता है तो आप हमारी ट्रूप की मदद ले सकते हैं, आप हमारी आर्मी, हमारी सेना की मदद ले सकते हैं, और हम आपकी सेना को पहुंचा देंगे। जब आप युद्ध कर रहे होगे, लड़ाई कर रहे होगे, तो हम अपनी सेना को आपके राज्य में पहुंचा देंगे, बदले में आप हमें फिक्स्ड अमाउंट का जो है वो रेवेन्यू दोगे, एक फिक्स्ड अमाउंट आप हमको दोगे। ठीक है, ये पहला टाइप था। पहला टाइप समझ में आया। लॉर्ड वेलिजली प्रिंसली स्टेट से कहता है अगर आप किसी युद्ध में हो और आपको सहायता की जरूरत है तो आप हमारी आर्मी की सहायता ले सकते हैं, बदले में आप हमें फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू या कुछ अमाउंट ऑफ पैसा जो है वो आप हमको देंगे। ये पहला था। चलिए, दूसरा क्या कहता है, दूसरी जो आपकी पॉलिसी थी सब्सिडी अलायंस की, दूसरी टाइप की जो सब्सिडी अलायंस थी, उसमें लॉर्ड वेलिजली जो है वो प्रिंसली स्टेट से कहता है कोई बाहरी आक्रमण होता है, कोई दूसरा फॉरेन स्टेट राजा आप पे हमला करता है, तो हम एक काम करते हैं, आपकी टेरिटरी के बाहर, आपकी टेरिटरी के बाहर अपनी सेना को रखते हैं और आप हमें बदले में फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी दो, आप बदले में हमें पैसा दो, और आपकी टेरिटरी की सुरक्षा के लिए, आपकी टेरिटरी के बाहर फॉरेन अटैक से बचाने के लिए हम अपनी आर्मी को वहां पे डिप्लॉय कर देते हैं। ये सेकेंड टाइप था सब्सिडी अलायंस का। आइए अब थर्ड टाइप देखते हैं। तो थर्ड टाइप में लॉर्ड वेलिजली जो है वो प्रिंसली स्टेट से कहते हैं हम आपकी टेरिटरी के अंदर, हम आपकी टेरिटरी के अंदर अपनी आर्मी को रखते हैं जो आपकी मदद करेगा। अगर कोई फॉरेन इन्वेडर आता है, कोई दूसरा व्यक्ति या राजा आप पे आक्रमण करता है, तो ये आर्मी आपकी टेरिटरी में रहेगी और आपकी सुरक्षा करने का काम करेगी। बदले में आप हमें क्या दो, मनी दो, पैसा दो। यहां तक तो सब कुछ ठीक था। अगली जो आई चौथी कंडीशन, वो थोड़ी सी यहाँ पे डामाडोल थी, थोड़ी सी गड़बड़ थी। तो फोर्थ एंड फाइनल जो यहाँ पे बात की गई थी, जो कि लॉर्ड वेलिजली ने इंट्रोड्यूस किया था, इन्होंने कहा कि हम परमानेंट अपनी आर्मी जो है वो आपकी टेरिटरी में रखेंगे, परमानेंट आर्मी जो है हम आपकी टेरिटरी में रखेंगे, और वो आर्मी आपकी मदद करेगी अगर कोई इन्वेडर आप पे हमला करता है। लेकिन बदले में अब हमें पैसा नहीं चाहिए, बदले में हमें पैसा नहीं चाहिए। आप एक काम करो, परमानेंट हमारा सेटलमेंट कर दो, आप अपनी टेरिटरी का कुछ हिस्सा हमको दे दो। कुछ हिस्सा यहाँ पे क्या कर लिया, यहाँ पे अब ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी ने या ब्रिटेन ने ले लिया। क्लियर हो गई इतनी चीजें। इस तरीके से एक्सपांशन शुरू हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। ओके, द इंग्लिश एग्री टू मेंटेन अ परमानेंट एंड फिक्स सब्सिडरी फोर्सेस विद इन द टेरिटरी ऑफ देयर अलाय। हाउएवर इन रिटर्न दे डिडंट टेक मनी बट टुक ओवर अ पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ द अलाय परमानेंटली टू देमसेल्फ। ये यहाँ पे शुरू हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा समय समय पे कैसे इवॉल्व हुआ। पहले हेल्प कर रहे थे, फिर आउटर टेरिटरी में लेके हेल्प कर रहे थे, फिर इनर टेरिटरी में गए, और बाद में फिर जमीन भी लेने लगे। तो इस तरीके से सब्सिडी अलायंस धीरे धीरे इवॉल्व हुई है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्सपांशन हुआ है। अब फीचर्स क्या थे सब्सिडी अलायंस के, तो बहुत अच्छे से समझिएगा। और जो बच्चा यहाँ पे अगर मेंस लिखने वाला है, चाहे वो स्टेट का हो या फिर यूपीएससी मेंस हो, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से समझिएगा सारी टर्म्स एंड कंडीशन क्या थी सब्सिडी अलायंस की, सहायक संधि की। तो पहली बात यहाँ पे सहायक संधि में कहा गया प्रिंसली स्टेट को कि एक काम करो, आपकी जो खुद की आर्मी है आप उसको डिसॉल्व कर दो, क्योंकि हम तो आपको अपनी आर्मी दे ही रहे हैं। मेरी आर्मी, हमारी आर्मी आपके जो राज्य में रहेगी, तो आप अपनी खुद की आर्मी को क्या है, डिसॉल्व कर दो। तो यहाँ पर देखिएगा, मैं लगातार आपको यहाँ पे डीमेरिट्स भी बताते जा रही हूँ। तो अगर इतनी बड़ी संख्या में हम अपनी खुद की आर्मी को डिसॉल्व कर देंगे, तो हमारी आर्मी में जो हमारे सोल्जर्स थे वो तो बेरोजगार हो जाएंगे, वो तो बेरोजगार हो जाएंगे। और जब वो बेरोजगार हो जाएंगे तो उनके घरों में पैसा कहाँ से आएगा, और जब पैसा नहीं आएगा खाने के लिए, तो वो लूट मार करना शुरू करेंगे। तो बहुत सारे जो सोल्जर्स थे वो पिंडारियों के साथ मिल गए और उन्होंने गांव के लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। तो पहली समस्या यहां पर यह खड़ी हो गई थी। तो सब्सिडी अलायंस का पहला फीचर क्या था कि आप अपनी आर्मी को जो है वो डिसॉल्व कर दो, ठीक है,
और हमारी फोर्सेस जो है वो आपकी टेरिटरी में रहेंगी। हमारी जो फोर्सेस आपकी टेरिटरी में रहेंगी उनको मेंटेन करने का काम, उनके रख रखाव का खर्चा जो है वो आप पे करोगे, क्योंकि आपकी टेरिटरी में रह रही है ना, तो हमारी फोर्सेस को मेंटेन करने का काम आप करोगे। तो बहुत अधिक मात्रा में जो है खर्चा इन आर्मी को मेंटेन करने में जाता था। तो राजकोषीय घाटा होने लगा, जो राजस्व से जो रिवेन्यू थे राजा महाराजाओं के वो खत्म होने लगे, कम होने लगे। तो अब रिवेन्यू ज्यादा कलेक्ट करने के लिए बर्डन किस पे आएगा? आम जनता पे आएगा। तो ज्यादा अमाउंट में टैक्स वसूलने का काम किया जाने लगा, जिससे जनता परेशान हो गई। तो ये डीमेरिट भी था। क्लियर हो गया इतनी चीजें? ही ऑल्सो हैड अ पे फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द ब्रिटिश आर्मी। और अगर ब्रिटिश आर्मी को मेंटेनेंस करने के लिए जो पे आप दे रहे हो वो आप फेल हो जाते हो, तो आपकी टेरिटरी को हम ऑक्यूपाई कर लेंगे। ठीक है, बदले में हम आपके स्टेट की रक्षा करेंगे फॉरेन अटैक से, और जो इंटरनल रिवॉल्ट होते हैं, अगर आंतरिक अशांति होती है, अगर आम जनता जो है विद्रोह कर देती, तो उससे भी हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। साथ ही साथ हम आपके कोई भी इंटरनल मैटर में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। ठीक है, हम केवल आपके फॉरेन अफेयर्स को देखेंगे, हम आपके किसी भी इंटरनल मैटर में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये बात यहाँ पर कही गई सब्सिडरी अलायंसेस के अंदर। ठीक है, अगली बात यहाँ पे कही गई कि कोई भी प्रिंसली स्टेट जो हमारी सब्सिडरी अलायंस के अंदर आ चुका है, वो किसी भी फॉरेन पावर के साथ, किसी भी विदेशी कंपनी के साथ या विदेशी पावर के साथ कोई अलायंस नहीं बनाएगा। अगर आपको किसी को नौकरी देनी है, एम्प्लॉयमेंट देना है, तो आप या तो ब्रिटिशर्स को एम्प्लॉयमेंट दोगे या अपने इंडियंस को, मतलब अपने राज्य के लोगों को। किसी फॉरेन कंपनी के लोगों के साथ आप कोई भी ट्रेड या व्यापार नहीं करोगे। बेसिकली जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का इन्फ्लुएंस था, उसको कम करने की कोशिश यहाँ पे ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा यहाँ पर की जा रही थी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बोला गया कि आप जो है किसी भी दूसरे राज्य या महाराजाओं के साथ कोई भी पॉलिटिकल रिलेशन नहीं बनाएंगे, कोई भी संधि साइन नहीं करेंगे हमारी परमिशन के बिना, और किसी के साथ भी युद्ध में इन्वॉल्व नहीं होंगे हमारी परमिशन के बिना। तो फॉरेन अफेयर्स को पूरी तरीके से हम मेंटेन करेंगे, इंटरनल अफेयर्स को आप देख लीजिए। ये सारी बातें यहाँ सब्सिडरी अलायंस में की गई। अगर आपको शॉर्ट आंसर राइटिंग करना हो तो आप इन 5 पॉइंट से सब्सिडरी अलायंस की सारी टर्म्स एंड कंडीशन को बता सकते हैं। कौन कौन सी है वो टर्म्स एंड कंडीशन? पहली बात है कि हमारा एक ब्रिटिश रेसिडेंट जो है वो आपके कोर्ट में रहेगा। दूसरी बात यहाँ पे कही गई, आप किसी भी नेटिव रूलर के साथ, मतलब किसी भी प्रिंसली स्टेट को जो सब्सिडी अलायंस का हिस्सा है, उनको बोला गया कि आप किसी भी फॉरेन टेरिटरीज के साथ जो है वो एम्प्लॉयमेंट उनको नहीं देंगे। अगर आपको एम्प्लॉयमेंट देना है तो ब्रिटिशर्स को दोगे या अपने नेटिव लोगों को दोगे। ठीक है, आप किसी दूसरे राज्यों के साथ कोई भी फ्रेंडली रिलेशन नहीं बनाओगे, कोई भी ट्रिटी साइन नहीं करोगे विदाउट हमारी अप्रूवल के। ठीक है, द ब्रिटिश एग्री टू प्रोटेक्ट द टेरिटरी, हम आपकी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करेंगे फॉरेन एग्रेशन से और इंटरनल रिवॉल्ट से। साथ ही साथ हम आपके कोई भी इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, हम केवल आपके फॉरेन अफेयर्स को देखेंगे। ये सारी बातें इस सहायक संधि के अंतर्गत की गई थी। तो सहायक संधि में हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन सा था? पहला प्रिंसली स्टेट कौन सा था जिसने सब्सिडी अलायंस को एक्सेप्ट किया था? तो मैं आपको बता दूं, हैदराबाद के निज़ाम। हैदराबाद के निज़ाम पहले ऐसे प्रिंसली रूलर थे जिन्होंने सब्सिडी अलायंस को एक्सेप्ट किया था 1798 में। उसके बाद आप देखेंगे तंजौर था 1799 में। अवध ने 1801 में जो है वो सब्सिडी अलायंस को ज्वाइन कर लिया था। और फिर उस समय जो मैसूर के राजा थे वो टीपू सुल्तान थे, और टीपू सुल्तान ने सब्सिडी अलायंस को ज्वाइन करने से मना कर दिया। टीपू सुल्तान ने मना कर दिया कि हम आपकी सहायक संधि को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि टीपू सुल्तान का ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो था वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ था, ना कि ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ। और वहीं से शुरुआत होती है चौथे और फाइनल एंग्लो मैसूर वॉर के से। तो जो आपका चौथा एंग्लो मैसूर वॉर लड़ा जाता है, और उसके बाद जब टीपू सुल्तान मर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद 1799 में सब्सिडी अलायंस ज्वाइन करता है मैसूर। तो आइए इस कहानी को थोड़ा सा शॉर्ट में हम समझते हैं। हम बात कर रहे हैं चौथे एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में, जो कि लॉर्ड वेलेस्ली के समय लड़ी जाती है 1799 में। टीपू सुल्तान वर्सेस लॉर्ड वेलेस्ली, जिसमें टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है उनकी कैपिटल श्रीरंगपट्टनम में। और फिर जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी डेथ के बाद क्या, तो उनकी डेथ के बाद जो लॉर्ड वेलेस्ली होते हैं वो हिंदू डायनेस्टी वाडियार किंग
कृष्ण राजा थर्ड को जो है वो मैसूर की गद्दी दे देते हैं और उनके साथ सब्सिडरी अलायंस बिठा लेते हैं। तो यहाँ पे सब्सिडरी अलायंस जो है मैं आपको बता दूं मैसूर के साथ, टीपू सुल्तान के साथ नहीं हुई है। बेसिकली कृष्णराज थर्ड जो कि वाइडनार डायनेस्टी के माइनर राजा हैं, उनके साथ और लॉर्ड वेलिजेली के बीच में सहायक संधि 1799 में साइन की जाती है। और उसके बाद जब अगले गवर्नर विलियम बेंटिंग के बारे में हम जब चर्चा करेंगे तो वो कहते हैं कि मिस गवर्नेंस हो रहा है, प्रॉपरली मैसूर का किंगडम रन नहीं हो रहा है, और मैसूर को अपना अलाय बना लेते हैं 1831 में। ये बात की घटना है जो हम देखेंगे। क्लियर है? तो आपको समझ में आ गया होगा कि चौथा एंग्लो मैसूर वॉर का रीजन क्या था और फिर कब यहाँ पे सब्सिडी अलायंस या सहायक संधि पे हस्ताक्षर हुए। अब बात कर लेते हैं मराठास के बारे में। सो मराठास ने कई सारे पार्ट्स में जो है वो सब्सिडी अलायंस को ज्वाइन किया था, ठीक है ना। सबसे पहले जो पेशवा थे उन्होंने सब्सिडी अलायंस को 1802 में ज्वाइन कर लिया था। फिर गायकवाड़ आए, सिंधिया आए और सबसे लास्ट में होलकर्स जो थे उन्होंने सब्सिडी अलायंस को ज्वाइन करने का काम किया था, बिल्कुल सबसे लास्ट में, ठीक है। सबसे पहले पेशवा ने जो है वो सब्सिडी अलायंस से हाथ मिलाए थे, सहायक संधि को जोड़ा था। इसके पीछे भी एक बहुत लंबी कहानी है, उस कहानी को भी हम शॉर्ट में समझेंगे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के बारे में। अब देखिएगा, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ और उसके लंबे समय तक, लगभग आप देखेंगे 1782 में फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ और उसके बाद कभी भी अंग्रेजों और मराठास की लड़ाई नहीं हुई, क्योंकि अंग्रेजों का पूरा ध्यान किसमें था? मैसूर की तरफ था, ठीक है। और उस समय तक जो मराठा है वो काफ़ी पावरफुल भी हो चुके थे और कई सारे जो आपके मराठास है वो कई सारे पार्ट्स में डिवाइडेड थे, मतलब इनकी अपनी अपनी अलग अलग जो थी वो राज्य थे या किंगडम थे, जैसे कि आपने सुना होगा सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोंसले, इस तरीके से था। अब इन सभी के बीच में अपने पावर को लेकर इनके बीच में जो है वो लड़ाइयाँ शुरू हो गई। तो यहाँ पर आप देखेंगे हुआ क्या, यशवंतराव होलकर जो थे उन्होंने, यशवंतराव होलकर ने पेशवा बाजीराव सेकंड पे हमला कर दिया, जिसे हम बैटल ऑफ पूना के नाम से जानते हैं, ठीक है। पूना का युद्ध, बैटल ऑफ पूना जो है वो 1802 में लड़ा जाता है। इसमें यशवंतराव होलकर जो है अपनी फोर्सेस के साथ अटैक कर देते हैं पेशवा बाजीराव सेकंड पे, और पेशवा बाजीराव की जो आर्मी होती है वो सिंधिया के साथ कंबाइन आर्मी होती है, और यहाँ पे जो कंबाइन आर्मी होती है सिंधिया की और पेशवा की, वो हार जाते हैं और ये चले जाते हैं ब्रिटिशर्स के पास कि मेरी मदद कर दो, मेरी मदद कर दो। मदद मांगने के लिए, हेल्प मांगने के लिए जो सिंधिया और पेशवा होते हैं वो किसके पास जाते हैं? ब्रिटिशर्स के पास। और ब्रिटिशर्स तो बैठे हुए थे कि आओ बेटा आओ, आप हमारी मदद मांगो और हम आपसे सब्सिडरी अलायंस साइन कराएं। तो बिल्कुल यहाँ पे सिंधिया और पेशवा पहुंचे ब्रिटिशर्स के पास और उन्होंने उनके साथ साइन की ट्रीटी ऑफ भसीन 1802 में। तो भसीन की संधि जो है वो यहाँ 1802 में सिंधिया, पेशवा और ब्रिटिशर्स के बीच में साइन हो गई, और ब्रिटिशर्स ने प्रॉमिस किया कि हम आपको 6000 आर्मी, 6000 ट्रूप की जो आपकी सेना, हमारी सेना है वो हम आपको देते हैं। 6000 जो आर्मी है, 6000 सैनिकों की जो आर्मी है वो हम आपको देते हैं, ठीक है। बदले में देखो हम कुछ तो लेंगे, बदले में अब आप हमको 26 लाख रुपए रेवेन्यू दो। इसके अलावा जो बाजीराव सेकंड थे उनसे आप कहा कि आप हमसे कंसल्ट करे बिना किसी और के साथ कोई भी संधि में हस्ताक्षर नहीं करोगे, आप किसी के साथ भी वॉर में इन्वॉल्व नहीं होगे हमसे डिस्कस किए बिना, साथ ही साथ आप सूरत और बड़ौदा पे क्लेम नहीं करोगे। ये सारी चीजें ट्रीटी ऑफ भसीन में हुई 1802 में। बात समझ में आई? कहानी कहाँ से शुरू हुई कि बैटल ऑफ पूना होता है 1802 में, यशवंतराव होलकर अटैक कर देते हैं सिंधिया और बाजीराव सेकंड की कंबाइंड फोर्स पे, ये लोग हार जाते हैं और ब्रिटिशर्स के पास मदद मांगने के लिए जाते हैं, और ब्रिटिशर्स और यहाँ पे पेशवा के बीच में ट्रीटी ऑफ भसीन साइन होती है 1802 में, जिसमें 6000 की सेना पूना में रखने का आश्वासन देते हैं ब्रिटिशर्स, और बदले में 26 लाख रुपए रेवेन्यू लेते हैं और कहते हैं कि आप किसी और के साथ हमारी परमिशन के बिना युद्ध में इन्वॉल्व नहीं होगे, कोई संधि साइन नहीं करोगे और सूरत और बड़ौदा पे क्लेम नहीं करोगे। और बाजीराव जो सेकेंड होते हैं वो इस सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को मान लेते हैं। अब यहाँ पे जब टर्म्स एंड कंडीशन को मान लिया तो यहाँ पर बाकी जो मराठास हैं, क्योंकि आपके होलकर्स भी हैं, गायकवाड़ हैं, भोसले, ये सभी नाराज हो जाते हैं कि आपने ऐसे कैसे ट्रीटी ऑफ भसीन को साइन कर लिया।
तो यहाँ पे देखिएगा दो फोर्सेस बन जाती हैं, एक तरफ ब्रिटिशर्स और पेशवा बाजीराव सेकेंड है, और दूसरी तरफ बाकी आपके जो मराठाज है, जैसे कि होलकर है, होलकर के अलावा गायकवाड़ है, भोसले हैं, और इनके बीच में युद्ध छिड़ जाता है, जिसको हम सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर कहते हैं, जो कि 1803 से 1805 तक चलता है। 1803 से 1805 तक सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर होता है। तो अब बाजीराव जो सेकंड है, इनके पास अपनी आर्मी भी है और ब्रिटिशर्स ने भी आर्मी दे दी, तो धीरे धीरे ये आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले भोसले पे अटैक करते हैं और भोसले जो है वो कटक को हार जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर सिंधिया पे अटैक करते हैं, तो सिंधिया जयपुर, जोधपुर, अहमदनगर, भरूच, अजंता, इन सारे एरियाज को हार जाते हैं, ठीक है। और सिंधिया और भोसले जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं यहाँ पर जो आपका सब्सिडी अलायंस। तो सब्सिडी अलायंस को ज्वाइन कर लिया किसने? सिंधिया और भोसले ने। सबसे लास्ट में साइन किया होलकर्स ने। होलकर्स कोशिश करते हैं दिल्ली पे अप्रोच करने की, लेकिन वो हार जाते हैं। भरतपुर का रीजन भी हार जाते हैं, चंबल का रीजन और बुंदेलखंड का रीजन भी हार जाते हैं, और होलकर फाइनली फिर यहाँ पर जो है उनको ना चाहते हुए इस ट्रीटी ऑफ बसीन में शामिल होना पड़ता है। तो इस तरीके से मराठास भी सब्सिडी अलायंस का हिस्सा हो गए। तो यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हैं जो एंग्लो मराठा वॉर हुई है उनका। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर अगला जो लॉर्ड वेलीजली के समय हुआ। लॉर्ड वेलीजली जो है वो सेंसरशिप एक्ट को लेकर आए थे। अब ये सेंसरशिप एक्ट क्या है, जो कि 1799 में लॉर्ड वेलीजली लाए थे। बेसिकली हुआ क्या, 1780 में यहाँ पे आप देखेंगे जेम्स अगस्टस हिक्की ने यहाँ पर पहला न्यूज़पेपर इंडिया का, जिसका नाम था बंगाल गजट, उसको पब्लिश किया, ठीक है। और ये जो बंगाल गजट था वो बहुत आउटस्पोकन था, बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रखर उसकी बोली थी, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भी कुछ बातें इसमें लिखी गई थी, जिसके कारण यहाँ पे सेंसरशिप एक्ट लाया गया। और यहाँ पे कई सारे जो न्यूज़पेपर उस समय पब्लिश होते थे उन सब पे सेंसर लगा दिया गया कि आप अगर कुछ भी लिखते हैं तो पहले वो हमारी नज़रों के सामने से गुजरेगा। बेसिकली जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का इन्फ्लुएंस वाले न्यूज़पेपर थे, अगर वो ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कुछ लिखते हैं तो उन पर रोक लगाने के लिए भी इस एक्ट को लेकर आया गया था। और इसमें लिखा गया न्यूज़पेपर पब्लिश करने से पहले हमारे गवर्नमेंट, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे जो ऑफिसर्स हैं, वो आपके पेपर्स को देखेंगे और उसके बाद ही ये न्यूज़पेपर पब्लिश करेंगे। बाद में जाके इस सेंसरशिप एक्ट को और भी ज़्यादा एक्सपांड किया गया, और जितने भी मैगजीन, न्यूज़पेपर आते थे, बुक्स और पैम्पलेट भी छपते थे, उनमें भी सेंसरशिप को इम्पोज कर दिया गया था। तो ये कौन लेकर आया था? लॉर्ड वेलीजली लेकर आए थे। अब देखिएगा जो सिविल सर्वेंट थे उनको भी यहाँ पर ट्रेन करने के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज भी बनाया था लॉर्ड वेलीजली ने। 1800 में, 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज को सेटअप करने का काम लॉर्ड वेलीजली ने किया था। 10 जुलाई 1800, आप इस पूरी दिनांक को भी याद रख सकते हैं। इसका एक उद्देश्य था जो सिविल सर्वेंट है उनको लॉ और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी देना, जिससे प्रॉपरली गवर्नेंस चल सके, ठीक है। तो ये सारे काम लॉर्ड वेलीजली ने किए थे। लॉर्ड वेलीजली के बाद कौन आता है? तो लॉर्ड वेलीजली का जो समय था वो 1805 में ख़त्म हो जाता है। 1805 से 1807 तक उनके सक्सेसर आते हैं, जिनका नाम होता है जॉर्ज वार्लो। जॉर्ज वार्लो का समय होता है। जॉर्ज वार्लो के समय की बस एक ही घटना याद रखनी है कि इनके समय होती है म्यूटिनिटी एट बेल्लौर इन 1806। एक्चुअली होता क्या है, जो सर जॉर्ज वार्लो होते हैं वो कुछ लॉ पास करते हैं। कैसे लॉ पास करते हैं? वो हिंदुओं को कहते हैं कि आप पगड़ी नहीं पहनोगे, आप तिलक नहीं लगाओगे। मुस्लिम को कहते हैं आप टोपी नहीं पहनोगे, आप जो है वो हमारा हेलमेट पहनोगे, और उसके बाद आप दाढ़ी नहीं रखोगे, आप दाढ़ी कटवाओ। तो इस तरीके से हिंदू और मुस्लिम को लगने लगा कि यार ये हमारे धर्म पे प्रहार कर रहे हैं, ये हमारे धर्म पे अटैक कर रहे हैं, और ये हमें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पे म्यूटिनिटी होती है, विद्रोह होता है वेल्लोर में 1806 में, जिसमें कई सारे हिंदू सोल्जर्स मारे जाते हैं। तो ये घटना किसके समय की है? तो ये जॉर्ज वार्लो की समय की है। तो जॉर्ज वार्लो जो है वो सक्सेसर होते हैं लॉर्ड वेलीजली के। क्लियर हो गई थी चीज़ें? क्योंकि हम इनको नहीं पढ़ने वाले हैं, हम डायरेक्टली लॉर्ड मिंटो पे डिस्कशन करेंगे आने वाले सेशन में। तो यहाँ पे अगला हमारा जो डिस्कशन होगा वो लॉर्ड मिंटो पे होगा। बात क्लियर हो गई इतनी चीज़ें। आइए अब हम समरी देख लेते हैं कि क्या क्या किया लॉर्ड वेलीजली ने। तो लॉर्ड वेलीजली जो है वो गवर्नर थे फोर्ट विलियम के, या गवर्नर जनरल थे भारत के 1798 से 1805 तक। इनके समय पे चौथा एंग्लो मैसूर वॉर लड़ा गया था। इनके समय पे सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर लड़ा गया था। इन्होंने सब्सिडी अलायंस को इंट्रोड्यूस किया था, जिसके जरिए आपका हैदराबाद के निज़ाम, मराठास, मैसूर, अवध, भरतपुर, पेशवा, इन सबको अपने अंडर लेकर आए थे।
लॉर्ड वेलेज़ली ने सेंसरशिप एक्ट, जो प्रेस एक्ट है 1799 में, वो लेकर आए थे और इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज को सेटअप करने का काम किया था 1800 में सिविल सर्वेंट की ट्रेनिंग के लिए। तो बेसिकली इतने काम जो है वो लॉर्ड वेलेज़ली ने किए। तो अगर आप इस स्लाइड को पूरा रट लेना तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन या पूरे ही क्वेश्चन लगभग यहाँ से सॉल्व हो जाते हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन पहले मैं सॉल्व करती हूँ, फिर आप लोग सॉल्व करेंगे। तो मैं अपने लिए जो क्वेश्चन लेकर आई हूँ वो है, यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूट है और उसके फाउंडर है, आपको बस वो मैच करना है। पहला इंस्टीट्यूट है संस्कृत कॉलेज एट बनारस, विलियम जॉन्स। अच्छा, मैंने बताया था कि संस्कृत कॉलेज एट बनारस जो है वो जॉनथन डेक्कन ने सेटअप किया था और लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय किया था, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। नेक्स्ट है कैलकाटा मदरसा, वॉरेन हेस्टिंग। बिल्कुल, वॉरेन हेस्टिंग हमारे देश के जब गवर्नर बनते हैं तो वो कैलकाटा मदरसा की स्थापना करते हैं, तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थर्ड है फोर्ट विलियम कॉलेज, आर्थर वेलेज़ली। तो यहाँ पे देखिएगा, फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो लॉर्ड वेलेज़ली ने सेटअप किया था, ना कि उनके भाई आर्थर वेलेज़ली ने। लॉर्ड वेलेज़ली के जो भाई थे ना, वो थे आर्थर वेलेज़ली, जिन्होंने चौथे एंग्लो मैसूर वॉर में साथ में लड़ाई की थी। तो ये तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया, तो केवल और केवल दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो आई थिंक आप इस सारे गवर्नर जनरल को अब रिलेट कर पा रहे होंगे, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। आज मैंने आपको सब्सिडी अलायंस या सहायक संधि के बारे में बताया। देखते हैं ये यूपीएससी 2018 का प्रश्न आप सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई टू द सिस्टम ऑफ सब्सिडी अलायंस इंट्रोड्यूस बाय द लॉर्ड वेलेज़ली। लॉर्ड वेलेज़ली ने जो सहायक संधि इंट्रोड्यूस की थी, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है या कौन सा स्टेटमेंट सही तरीके से अप्लाई नहीं होता। 4 स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको जो सही आंसर लगता है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और बताइएगा कैसा सेशन लगा आपको। मिलते हैं हम नए गवर्नर जनरल के बारे में, उनके कामों के बारे में डिस्कशन करने के लिए आने वाले वीडियो में। और ये वीडियो का पीडीएफ जो है वो हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं आपसे कहूँगी कि कॉपी पेन लेकर बैठिए और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगते हैं उसको आप नोट डाउन करते जाइए, जिससे आपके एग्जाम तक सारे के सारे गवर्नर जनरल उनके समय में किए गए कामों की अच्छी खासी लिस्ट तैयार हो जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एंड बाय बाय।